So guys, next topic that we will be looking up at is going to be our banking sector. Now remember, this is very closely linked to our monetary policy. थोड़ा डिटैच भी है, थोड़ा लिंक भी है, राइट? तो इसको थोड़ा क्लियरली आप समझना. मॉनेटरी पॉलिसी में वी वर स्पेसिफिकली टॉकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेंट्रल बैंक. आपने सेंट्रल बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें समझ ली, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पूरा का पूरा टॉपिक को डिस्कस किया है. बट इस टॉपिक में हम क्या कर रहे हैं? इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक आई वॉन्ट यू गाइज टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स दैट वी हैव इन द कंट्री. हमारे देश में जितने भी अलग अलग तरह के बैंक्स हैं, ठीक है, क्या हैं वो, है ना, कब उनका जेनेसिस है, किस तरह से बैंकिंग स्ट्रक्चर आगे मूव कर रहा है, एंड द न्यू सेट ऑफ बैंक्स दैट वी हैव टुडे इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएटेड बैंक्स, जिनको आप आज की डेट में पेमेंट बैंक्स या फिर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के नाम से जानते हैं. तो ये बैंक्स जानने ज़रूरी हैं. जनरली इस टॉपिक में से जो क्वेश्चंस हमने देखे हैं, व्हाट वी हैव सीन सो फार इज दैट व्हाट यूपीएससी वुड डू इज दे वुड गिव यू सम स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अ बैंक, है ना. जैसे मान लीजिए पेमेंट बैंक्स ही है, सो आपसे कह दिया विद रेफरेंस टू पेमेंट्स बैंक कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है. और आपको इस बैंक के दो फीचर्स स्टेटमेंट के फॉर्म में प्रेजेंट कर दिए, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट नंबर 2, एंड देन दे वुड आस्क यू विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो यहाँ पर हमारा मेजरली क्राइटेरिया, यहाँ पर मेजरली हमारा जो डिस्कशन का जो पूरा एम्बिट है, दैट रिवॉल्व्स अराउंड अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द बैंक दैट आई एम टेलिंग यू, है ना. जैसे मान लीजिए शेड्यूल्ड बैंक है, तो क्या है शेड्यूल्ड बैंक, व्हाट इज अ नॉन शेड्यूल्ड बैंक, कमर्शियल बैंक क्या होता है, प्राइवेट बैंक क्या होता है, फॉरेन बैंक क्या होता है. इस तरीके से आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक समझ लिए, पढ़ लिए, है ना. इतने तक ही अपना जो है इसको लिमिटेड रखना है, राइट. यू डोंट हैव टू आई मीन स्टार्ट एक्सप्लोरिंग हियर एंड देयर, बिकॉज केयरफुली लुक एट व्हाट हैज बीन आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. यहाँ पर सबसे बेस्ट जो हमारा गाइड है ना, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के समझ में आ रहा है कि मेजरली इस एम्बिट तक जाके हमें चीजें समझनी है. दैट्स इट. दिस इज गोइंग टू बी मोर देन सफिशिएंट इन आवर केस. ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इटसेल्फ, व्हाट इज अ बैंक. बैंक अपने आप में है ही क्या, ठीक है. हम बैंक पढ़ रहे हैं, व्हाट इज अ बैंक इटसेल्फ. बैंक क्या है, व्हाट इज अ बैंक. सो बैंक, when you understand this particular term, right, from our subject point of view, it is a financial institution only. बैंक अपने आप में एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही है ना. लेकिन बैंक के जो शब्द है, ये कई बार रिवर बैंक के यूज में टर्म्स में यूज किया जाता है. कई बार आप पावर बैंक की बात करते हैं, कई बार आप ब्लड बैंक की बात करते हैं, राइट. सो रिमेंबर दैट वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर फ्रेज. ये जो टर्म है ना बैंक, इसको हम पैसे के अलावा और भी जगह यूज कर सकते हैं, राइट. आइडिया क्या है इसका, ओरिजिनेटिंग पॉइंट क्या है टर्म का, राइट. सो बैंक, दिस फ्रेज इज जनरली एसोसिएटेड टू अ रिसोर्स, राइट. सो बैंक डिफाइन किया जाता है एक ऐसा पॉइंट जहां पर अक्यूमुलेशन हो रिसोर्सेज का, राइट, वेयर देयर इज गोइंग टू बी अक्यूमुलेशन, कलेक्शन ऑफ सम पर्टिकुलर रिसोर्स. कोई भी रिसोर्स हो सकती है, राइट, कोई भी रिसोर्स हो सकती है. इट कैन बी मनी, है ना, इट कैन बी वाटर, इट कैन बी पावर इटसेल्फ, इट कैन बी ब्लड ऑल्सो, ठीक है, इट कैन बी ब्लड ऑल्सो. एंड देन वंस इट गेट्स एक्यूमुलेटेड एज पर द नीड, इट इज चैनलाइज्ड. जिस प्रकार की जरूरत हो उस प्रकार से यहां से रिसोर्स को चैनलाइज किया सकता है जरूरत के हिसाब से, ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल, किसी पेशेंट को ब्लड चाहिए तो ब्लड यूनिट्स अवेलेबल हैं, पावर यूनिट्स अवेलेबल हैं, वाटर अवेलेबल है रिवर बैंक पर, राइट. सो उसके टर्म्स में हम टर्म बैंक को यूज कर सकते हैं. हमें क्या करना है, वी हैव टू लिमिट आवर डिस्कशन टुवर्ड्स मनी इटसेल्फ, ठीक. हमें क्या करना है, हमारा डिस्कशन पूरा मनी पर ही लिमिट करना है. तो मैं इस बाकी सारी चीजों को हटा सकता हूं. आई कैन रिमूव अवे ऑल दीज थिंग्स, ठीक है. सो आई रिमूव इट, हटा दो, राइट. एंड यू लिमिट योर डिस्कशन टुवर्ड्स दिस, कि भाई हम बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स की जिसका नाम है रुपी, ठीक है ना, मनी. सो बैंक जब हम बात कर रहे हैं is going to be a financial institution where money will be accumulated in the form of deposits. So अलग अलग तरह के deposits आएंगे, right, and in the form of this it will get accumulated, and then the bank's job is to allocate this money which has been deposited as per the need itself. Thereby the bank is going to lend this money
in the form of advances or in the form of loans. In the form of loans. Now, what does the bank do? Right? Bank is supposed to provide some rate of interest. कुछ वापस लौटाएगा डिपॉजिट पर. राइट? सो कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर होगा. लेट्स से दिस इज आई, है ना. सो मान लीजिए अगर हमने 100 रुपए डिपॉजिट किया तो उस पर 5% की दर से इंटरेस्ट जो है हमें वापस मिलेगा सालाना. राइट? सो आई इज दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ विच बैंक इज गोइंग टू गिव मी बैक some returns over the money that I deposit. Similarly, bank will also charge some rate of interest on advances and loans. बैंक क्या करेगा? बैंक कुछ इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करेगा. राइट? लेट्स से दिस इज आई डैश. राइट? सो कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा जो भी एडवांसेस और लोन्स वो देगा. ठीक. अब ज्यादातर केसेस में होता ये है, राइट, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस यू विल फाइंड आई डैश इज ग्रेटर देन आई. I dash is greater than I. In fact, the difference between the two, अगर मैं इन दोनों का difference निकाल दूं, I dash minus I निकालूं, then this is nothing but bank profit. इसे हम कहते हैं bank profit. This is called bank profit. ठीक? So now the question arises, does every bank work for profit? क्या हर बैंक profit के लिए काम करता है ना? Does every bank work for profit? The answer to this question is no. ठीक है. कुछ बैंक्स प्रॉफिट के लिए ऑपरेट करते हैं जिन्हें हम कहते हैं कमर्शियल बैंक्स. कमर्शियल बैंक्स. सो बैंक्स विच ऑपरेट फॉर द पर्पसेस ऑफ प्रॉफिट एंड प्रॉफिट ओनली, दे आर कॉल्ड कमर्शियल बैंक. कमर्शियल मतलब कुछ एक्टिविटी, कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है जिसके बिहाफ पे बैंक जो है कुछ उसमें रिटर्न जनरेट कर रहा है. राइट? कुछ सरप्लस जनरेट कर रहा है प्रॉफिट के टर्म्स में. राइट? सो दीज आर कमर्शियल बैंक्स. But there are banks, there are other financial institutions which may carry this term, right? Which may perform the operation, but they don't work for profit, right? जैसे कि हमारे cooperative banks. So cooperative banks, they do not operate for profit. राइट? प्रॉफिट मोटिव नहीं है. ये कॉपरेशन से बनाए गए, आपसी सहयोग से ही बनाए गए. 10-12 मेंबर एक ही जगह पर काम कर रहे हैं. राइट? उन्होंने आपसी सहयोग से इस बैंक का निर्माण किया, कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण किया, रजिस्ट्रार और सोसाइटी इस पर रजिस्टर कराया. इसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ अक्यूमुलेट करते चले गए किसी भी मेंबर को हेल्प करने के लिए. राइट? मान लीजिए किसी को अपना घर बनाना है, किसी की शादी करनी है घर में. राइट? तो उन्हें लेंड कर दिया और बहुत ही मिनिमलिस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेंड कर दिया, बिल्कुल मिनिमल पे, है ना. मतलब बस कॉस्ट ऑफ फंडिंग देखी जा रही है कि इन्हें फंड प्रोवाइड करने की क्या कॉस्ट पड़ेगी, दैट्स इट. उसमें कुछ इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जा रहा है. ठीक है? सो ऐसे बैंकों को हम कहते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स. साथ ही साथ एक और बात याद रखनी है, कोऑपरेटिव बैंक्स भी हो सकते हैं, साथ साथ कुछ ऐसे बैंक्स हो सकते हैं जो अपने नाम में बैंक टर्म तो कैरी कर रहे हो, लेकिन ये हैं क्या? ये अपने आप में कुछ नहीं, बस रेगुलेटर की भूमिका निभा रहे हैं. रेगुलेटर की भूमिका निभा रहे हैं. ठीक है? So there can be banks which may not be taking in deposits as such. They are simply playing the role of regulator. इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है आपके पास RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. बैंक शब्द भी आ रहा है लेकिन अपने आप में हमें पता है कि ये सबसे बड़ा देश का फाइनेंशियल रेगुलेटर है. इट इज द बिगेस्ट फाइनेंशियल रेगुलेटर इन द कंट्री, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. सिमिलरली नाबार्ड है हमारे पास, सिडबी है हमारे पास. राइट? तो ये क्या है? ये कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के साथ, कुछ पर्टिकुलर गोल के साथ ऑपरेट कर रहे हैं. जैसे नाबार्ड ऑपरेट करता है कि रूरल इकोनॉमी को बढ़ावा देना है, रूरल मार्केट्स क्रिएट करने हैं. राइट? तो वो इंडिविजुअल को लेंड नहीं करेगा. राइट? इंडिविजुअल बैंकिंग नहीं करता वो. आई कांट गो टू लेट्स से RBI और आई कांट गो टू नाबार्ड एंड से दैट सर आई नीड मनी, मुझको लोन दे दो. ऐसे डील नहीं करेगा. राइट? वो एक रेगुलेटर की भूमिका निभा रहा है, कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के साथ ऑपरेट कर रहा है. हो सकता है कानून उसे मैंडेट कर रहा हो, कानून उसका फंक्शन एस्टैब्लिश कर रहा हो. राइट? सम पर्टिकुलर लॉ इज बैकिंग दैट बॉडी. सो स्टैच्यूट के थ्रू बैक्ड होने के कारण स्टैच्यूट उसे कुछ मैंडेशन दे रहा है, कुछ फंक्शंस उसके लिए रेगुलेट कर रहा है. एंड देयर बाय द बैंक इज सिंपली नथिंग बट अ रेगुलेटर. तो जो प्रॉफिट के लिए ऑपरेट करें वो कमर्शियल बैंक, जो प्रॉफिट के लिए ना ऑपरेट करें या तो वो आपके कोऑपरेटिव बैंक्स हैं और दे आर सिंपली रेगुलेटर. नाउ गाइज आई वांट यू टू रिमेंबर दिस. ठीक है? सो बैंक्स क्या है? बैंक्स आर सिंपली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस व्हिच एक्ट एज इंटरमीडियरी बिटवीन डिपॉजिटर्स एंड बोरोवर्स. ये भी अपने आप में एक टेक्निकल डेफिनेशन है बैंक्स की कि बैंक्स क्या है? बैंक्स आर सिंपली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस व्हिच एक्ट एज इंटरमीडियरी बिटवीन
डिपॉजिटर्स एंड बोरोवर्स। ठीक है, अब अगर हम बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया की बात करें, इफ यू लुक एट बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, हमारे पास जो टॉप पर आएगा, राइट, जो टॉप मोस्ट प्लेस्ड है, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। याद रखिए रेगुलेटर है। ठीक, अब आरबीआई के शेड्यूल 2 में जिसका नाम बैंक का, दैट इज शेड्यूल्ड बैंक, जिसका नाम नहीं वो नॉन शेड्यूल्ड बैंक। देन शेड्यूल्ड बैंक्स देमसेल्फ कैन बी कैटेगराइज्ड एज आइदर कमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक्स, है ना। या तो प्रॉफिट मोटिव के साथ ऑपरेट करे या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव के साथ ऑपरेट करे, सो कमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक्स। अब कमर्शियल बैंक्स में हमारे पास हर तरह का बैंक है। वी हैव पब्लिक सेक्टर बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक का मतलब यहां पर सरकार का जो स्टेक होल्ड है वो ज्यादा है ना, ये सरकारी बैंक है। दीज आर पब्लिक सेक्टर बैंक्स, सो गवर्नमेंट का स्टेक ज्यादा मिलेगा यहां पर आपको, राइट। देन यू हैव प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, जहां पर प्राइवेट शेयर होल्डिंग ज्यादा है। देन यू हैव फॉरेन बैंक्स एंड यू ऑल्सो हैव आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक्स, जो कि 1975 के टाइम पीरियड में लाए गए, भारत इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस किए गए। ठीक, पब्लिक सेक्टर बैंक्स की अगर बात कर लूं तो यहां पर एसबीआई आ गया, राइट। अब तो एसोसिएट है ही नहीं, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज एसोसिएट, ऑल द एसोसिएट बैंक्स दे हैव बीन मर्ज्ड इनटू एसबीआई इटसेल्फ, राइट। फिर आपके पास कुछ नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, ठीक, जैसे कि आपके पास आज की डेट में यू हैव ऑल दीज बैंक्स ना, बैंक ऑफ इंडिया बैंक, इंडियन बैंक, सॉरी, यू हैव इलाहाबाद बैंक, इन बैंक्स को मर्ज किया गया है, राइट। सो नेशनलाइज्ड बैंक्स वो हैं जो 1969 और 1980 में आपके सरकार के द्वारा नेशनलाइज किए गए, 1969 एंड 1980, है ना, जिन्हें नेशनलाइज कर दिया गया सरकार के द्वारा। एंड देन यू मे हैव अदर स्मॉल पब्लिक सेक्टर बैंक्स ऑल्सो। ठीक, अगर हम प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में बहुत सारे हैं हमारे पास। वी हैव बैंक्स लाइक एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, राइट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो बहुत सारे आज की डेट में प्राइवेट बैंक्स ऑपरेट करते हैं कंट्री के अंदर। फॉरेन में आपके पास बाहर के बैंक्स भी हैं, एचएसबीसी बैंक है, बैंक ऑफ अमेरिका प्रेजेंट है, सिटी बैंक है, सो ऑल ऑफ दीज आर फॉरेन बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स की बात कर लें तो कोऑपरेटिव बैंक्स हमारे पास स्टेट कोऑपरेटिव हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव और अदर कोऑपरेटिव, ठीक है। सो दीज आर आल्सो कैटेगराइजेशन ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स। तो आपको एक सिंपल सा डायग्राम याद रखना है, ठीक है, रिगार्डिंग द बैंक्स इटसेल्फ। नाउ गाइस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1st of April 1935 in accordance with the Reserve Bank of India Act of 1934, ठीक है। सेंट्रल ऑफिस पहले कलकत्ता में था, फिर इसका शिफ्ट किया गया 1937 में, परमानेंटली मूव कर दिया गया बॉम्बे, अब आज की डेट में मुंबई, ठीक है। सेंट्रल ऑफिस इज दैट प्लेस वेयर गवर्नर सिट्स एंड पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड। दो इट वाज प्राइवेटली ओन्ड originally, but then it was nationalized in 1949, right? And Reserve Bank of India is fully owned by Government of India thereby. पहले आरबीआई के गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ और पहले भारतीय गवर्नर सर सीडी देशमुख, राइट। प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई इट इज शक्तिकांता दास। गाइज नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ आरबीआई। फंक्शंस ऑफ आरबीआई क्या है? सी, आरबीआई के वेबसाइट पर जितने भी फंक्शंस वहां पर दिए हुए हैं वो सारे फंक्शंस मैंने यहाँ प्लेस कर दिए हैं, ठीक है। हमने ऑलरेडी ये सारे फंक्शंस पढ़ लिए हैं, राइट। जैसे हमने मॉनेटरी पॉलिसी, मार्केट ऑपरेशंस की बात करी है, ठीक। वी हैव टॉक्ड अबाउट हाउ आरबीआई आल्सो एक्ट्स एज अ रेगुलेटर फॉर ऑल द बैंक्स, ज्यादा बात यहाँ पर और करेंगे, राइट। सो फाइनेंशियल सिस्टम के रेगुलेटर की भूमिका भी आरबीआई ही निभाता है, कमर्शियल बैंक्स हो, कोऑपरेटिव बैंक्स हो, राइट। 2020 अमेंडमेंट के बाद कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर रेगुलेशन बढ़ गया है। Then we have non-banking financial companies, NBFCs. Then we have financial markets, ठीक। फिर आता है करेंसी मैनेजमेंट। आपको याद होगा हमने बात की थी that RBI is the sole authority to issue currency, वही है करेंसी मैनेजमेंट, ठीक। प्लस साथ साथ ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू लिक्विडिटी बढ़ाना घटाना मार्केट में, राइट, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट। फिर बैंकर टू द बैंक्स, आरबीआई क्या है? बैंक्स के लिए भी एक बैंकर की भूमिका निभाता है और साथ साथ गवर्नमेंट का भी बैंकर है, राइट। और जब हम बैंक्स की बात कर रहे हैं तो उसी में आपको याद रखना है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, सरकार के लिए नहीं है लेकिन बैंक्स के लिए, राइट, फॉर द बैंक्स इटसेल्फ आरबीआई इज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है। सो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट डायरेक्टली इससे रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू बैंकर टू द बैंक्स। फिर आता है पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट, ठीक है, सरकार का डेब्ट भी मैनेज करता है, इंटरेस्ट चुकाएगा, राइट, सर्विस ऑब्लिगेशंस जो भी हैं वो सारे पूरे करता रहेगा। फिर साथ साथ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, आरबीआई क्या करता है? फॉरेक्स कस्टोडियन है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व, साथ साथ जितना भी जो भी ट्रांजैक्शंस ऐसी हो रही हैं जिससे फॉरेन करेंसी इनलेट और आउटफ्लो कर रहा है, सब पर आरबीआई की नजर रहेगी, ठीक है।
देन ये थ्री जो है एंड के थ्री, राइट, दिस इज समथिंग दैट यू कैन रीड अबाउट फ्रॉम आरबीआई वेबसाइट इटसेल्फ। आरबीआई आपने देखा होगा समय समय पर कुछ एड्स रन करता है ना, जैसे सीवीवी पे शेयर नहीं करना, ओटीपी शेयर नहीं करना, राइट। क्रिकेटर्स को भी जो है ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है। सो ये क्या है, दिस इज फॉर कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन, कि कंज्यूमर को पता रहे, है ना, तो उनके नॉलेज के लिए इस तरह के मैसेजेस भेजना, एडवर्टीजमेंट शो करना। सो दिस इज ऑल पार्ट ऑफ आरबीआई फंक्शन ओनली। फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन और डेवलपमेंट के लिहाज से कई बार कमिटीज अपॉइंट करता है, क्या करना चाहिए, किस तरह के बैंक्स लाने चाहिए, क्या चेंजेस करने चाहिए। So all of this is RBI function only, right? And finally, RBI also goes for research, survey and different set of reports publication. जैसे सालाना 2 बार जो है RBI बताएगा कि भारत की इकोनॉमी जो है वो किस हिसाब से ग्रो करने वाली है, right? बाय एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करता है। सिमिलरली मान लीजिए अगर कुछ रिस्क फैक्टर बढ़ रहा है इकोनॉमी में, सो RBI अपने आप ऑटोमेटिकली बता देगा, है ना, कि भाई इस चीज़ से हमारी इकोनॉमी में ये होने की संभावना possible है। So RBI will conduct different set of research, surveys and publications, reports publication through which RBI will keep informing. So guys, सबसे पहले वाले पे आता हूँ, right? Let me come to the very first set of banks that we have, which is commercial banks. So as I told you, commercial banks are those banks which have been described by RBI as banks which work for profit. ये वो banks हैं जो for profit basis पे operate करते हैं, राइट। और इन बैंक्स का जो रेगुलेशन है दैट इज टू बी डन बाय आरबीआई एंड दिस इज स्पेसिफाइड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949, ठीक है। सो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो हमने आरबीआई को नेशनलाइज करने के बाद एक्ट पास किया, ठीक है, यही एक्ट अपने आप में स्पेसिफाई करता है, ठीक है, कि चाहे वो शेड्यूल्ड हो, नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हो, सबका रेगुलेटर कौन होगा, सबका माई बाप कौन है, आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। कमर्शियल बैंक्स को डिस्क्राइब किया दैट कमर्शियल बैंक्स आर दोज बैंक्स व्हिच ऑपरेट ऑन फॉर प्रॉफिट बेसिस एंड दे प्राइमरीली एंगेज इन द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करेंगे और लोन्स एक्सटेंड करेंगे टू द जनरल पब्लिक, बिजनेसेस एज वेल एज गवर्नमेंट इटसेल्फ। नाउ रिमेंबर one important thing that banks, commercial banks, they have to comply with priority sector lending norms of minimum 40% मतलब 40% अपना टोटल क्रेडिट जो है इनका प्रायोरिटी सेक्टर्स की तरफ जाएगा, राइट। 40% ऑफ देयर टोटल क्रेडिट इज टू मूव टुवर्ड्स प्रायोरिटी सेक्टर्स विच इज कॉल्ड PSL नॉर्म्स, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स। नाउ गाइज ये टेबल आप याद रख सकते हैं, राइट। सो यू कैन सिंपली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टेबल ऑल्सो। ये है हमारे स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कमर्शियल बैंकिंग, ठीक है। सो कमर्शियल बैंक्स दो हिस्सों में डिवाइड किए, पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आपके पास SBI आ गया, नेशनलाइज्ड बैंक्स आ गए, IDBI आ गया, डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों तरह के बैंक्स आ गए आपके पास प्राइवेट में, ठीक है। सो पब्लिक सेक्टर SBI, नेशनलाइज्ड बैंक्स एंड IDBI। प्राइवेट में आपके पास डोमेस्टिक हमारे अपने डोमेस्टिक बैंक्स और फॉरेन बैंक्स दोनों ही तरह के हैं, राइट। फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आपके पास पुरानी जनरेशन के प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और नई जनरेशन के प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। फिर नई जनरेशन में आपके पास यूनिवर्सल बैंक्स हैं, जैसे कि ICICI हो गया, HDFC हो गया। यूनिवर्सल मतलब जो बहुत बड़े एम्बिट में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और नई जनरेशन में फिर कुछ स्पेशलाइज्ड बैंक्स भी हैं, स्पेशलाइज्ड बैंक्स या डिफरेंशिएटेड बैंक्स कहते हैं इन्हें। These are also called as differentiated banks. Differentiated banks. So differentiated banks जो हैं, they are in the form of either payment banks or small finance banks. इन सब के बारे में अभी हम एक एक करके समझ लेंगे। Guys, next we have scheduled banks. ठीक है, scheduled banks क्या हैं? So what are scheduled banks? Scheduled banks are specially those banks which are listed in the second schedule of Reserve Bank of India Act. So Reserve Bank of India के second schedule में ना जो banks mention किए गए हैं 1934 में, these are considered as your scheduled bank. लिस्ट में अगर हम देखने जाएं कौन कौन से हैं तो आपको यहाँ क्या मिल रहा है देखो आप, है ना। You will find Bank of Baroda, Bank of India, which is your nationalized banks are present. ठीक है, लिस्ट देखना ध्यान से कि nationalized banks हिस्सा है, they are a part of schedule, right? You will find your regional rural banks, RRBs, वो भी इसका हिस्सा है, right? So regional rural banks भी इसका हिस्सा है। You will find foreign banks are also part of second schedule. Foreign banks like HSBC, Citibank, right? ये भी हैं। साथ ही साथ कुछ cooperative banks भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं, right?
कोऑपरेटिव बैंक्स भी इस सेकंड शेड्यूल में प्रेजेंट है। सो आप कह सकते हैं कि शेड्यूल्ड बैंक्स जो हैं, राइट, शेड्यूल्ड बैंक्स जो हैं दे कंप्राइज ऑफ ऑल सेट्स ऑफ बैंक्स, ठीक है, इसमें प्राइवेट पब्लिक सब तरह के बैंक्स इंक्लूड हैं। सो दे विल इंक्लूड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ओल्ड जनरेशन, न्यू जनरेशन ऑल्सो। ओल्ड जनरेशन में से करूर वैसा बैंक है, राइट, नई जनरेशन में से HDFC बैंक प्रेजेंट है, राइट। नाउ to qualify as a scheduled bank, any bank must have paid up capital and collected funds of the bank more than rupees 5 lakh। अगर किसी भी बैंक का पेड अप कैपिटल मतलब बैंक के अपने रिसोर्सेज 5 लाख से अधिक हैं तो बैंक क्लासिफाई कर सकता है अपने आप को एज शेड्यूल्ड बैंक, राइट, मतलब वो बैंक एलिजिबल है फिर टू गेट अंडर द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड बैंक इटसेल्फ, ठीक है। याद रखिएगा लिमिट आज की नहीं है, आज के ज़माने की नहीं है, लिमिट काफ़ी साल पुराने, काफ़ी टाइम पुरानी है, राइट। सो शेड्यूल्ड बैंक्स दे आर एलिजिबल फॉर लोन्स फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट, एट बैंक रेट एंड दे आर गिवन मेंबरशिप टू द क्लियरिंग हाउस, राइट। अब देखिए कितना सिंपल है कि अगर आप एक शेड्यूल्ड बैंक हैं तो आप जो है आरबीआई से आके डे टू डे बेसिस के लिए बोरोइंग कर सकते हैं, आरबीआई आपको डे टू डे बेसिस पे हेल्प कर देगा, लेंड कर देगा। सेकेंडली दीज बैंक्स दे ऑल्सो गेट मेंबरशिप टू द क्लियरिंग हाउस, मतलब चेक क्लियर खुद करा सकते हैं, राइट, खुद मेंबर बन गए तो चेक क्लियर कराने की जो फैसिलिटी दी जाती है वो अवेलेबल है, अदरवाइज आपको आरबीआई के पास आना पड़ता है ना कि सर आप हमारे चेक क्लियर करा दीजिए कस्टमर्स के, ठीक है। सो दीज आर सिंपली योर शेड्यूल्ड बैंक्स। गाइज नेक्स्ट वी हैव नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। शेड्यूल्ड बैंक्स का बिल्कुल ऑपोजिट, ठीक है। सो अगर आप इसे देखना चाहें आप क्या कर सकते हैं, यू कैन सिंपली गूगल आउट आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। आप एक्ट के एंड में जाके देखेंगे तो वहां पर शेड्यूल्स प्रेजेंट हैं, राइट। यू कैन डायरेक्टली गो टू सेकंड शेड्यूल। जिस भी बैंक का नाम फीचर कर रहा है सेकंड शेड्यूल में वो अपने आप में शेड्यूल्ड बैंक, जिस बैंक का नाम फीचर ना करे वो अपने आप में नॉन शेड्यूल्ड बैंक। सो नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स आर दोज हुज नेम is not listed in the second schedule of RBI Act। ऐसे बैंक जिनका नाम सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड नहीं है वो बैंक्स हमारे, राइट, they are part of non-scheduled banks। Now banks with a reserve capital less than 5 lakh rupees they will qualify as non-scheduled banks, ठीक है। Scheduled banks they are entitled to borrow from RBI for normal banking purposes, right। जो हमारे बाकी बैंक्स हैं शेड्यूल्ड बैंक्स वो नॉर्मल बैंकिंग पर्पसेस के लिए बोरो कर सकते हैं आरबीआई से, लेकिन नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स बोरो नहीं कर सकते एक्सेप्ट इन इमरजेंसी विच इज योर एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेज, ओनली देन दे कैन कम टू आरबीआई। ऑल्सो दे विल नॉट हैव मेंबरशिप टू द क्लियरिंग हाउस, ठीक है, इनकी मेंबरशिप नहीं मिलेगी। अब अगर आप नाम ढूंढने जाएं, राइट, आपको एक आध नाम तो मिल ही जाएगा। इफ यू गूगल आउट नॉन शेड्यूल्ड बैंक यू विल फाइंड सम डिस्टेंट बैंक, राइट। तो आज की डेट में ऐसा कोई प्रोमिनेंट बैंक नहीं है जो नॉन शेड्यूल्ड बैंक की कैटेगरी में आता हो, ठीक है। सो बहुत विरले एक दो बैंक बचे हैं अब, राइट, विच हैव वेरी लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल लेस देन 5 लाख रुपीज, ओनली दोज बैंक्स दे आर कैटेगराइज्ड एज नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स इटसेल्फ। गाइज नेक्स्ट वी हैव रीजनल रूरल बैंक्स, इसे शॉर्ट में हम कहते हैं आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक्स। सो रीजनल रूरल बैंक्स क्या है? सो रीजनल रूरल बैंक्स दे वर सेट अप इन 1970s। ये जो आइडिया ओरिजिनेट किया, इनफैक्ट इसकी रिकमेंडेशन नरसिम्हन कमेटी से आई थी, राइट। And we felt in 1970s that people still in rural areas they do not have access to banking facility, है ना। रूरल एरियाज में लोगों के पास बैंक की सुविधा ही नहीं है, बैंक अकाउंट खोल ही नहीं सकते। क्यों नहीं खोल सकते? क्योंकि बैंक ही नहीं है, राइट। सो आइडिया ये था दैट वी नीड टू ओपन अप न्यू बैंक्स, नए बैंक खोलने पड़ेंगे, ठीक। लेकिन नए बैंकों को काम कौन सिखाएगा, राइट, इतना कैपिटल कहाँ से आएगा? सो इसे एक पार्टनरशिप मोड में खोला गया, ठीक है, इसे एक पार्टनरशिप मोड में खोला गया। 50:15:35 ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, 50:15:35, ठीक है। 50 सेंटर, 15 स्टेट एंड 35 कम्स फ्रॉम स्पॉन्सर बैंक, ठीक है। सो हर रीजनल रूरल बैंक के पीछे एक बैंक का हाथ लगा होगा, स्पॉन्सर करेगा वो उसे, वो बताएगा किस प्रकार से बैंकिंग फैसिलिटीज क्रिएट की जाती हैं, किस प्रकार से बैंक्स ऑपरेट करते हैं। तो काम सिखाने के लिए हमने स्टेक भी दे दिया, राइट, स्पॉन्सर बैंक। 15% जो स्टेक होल्डिंग है वो स्टेट के पास है जहां पर बैंक खुल रहा है, और 50% जो है वो सेंटर के पास है स्टेक। मतलब फाइनेंशियल टर्म्स में भी बैंक को इस कैपेसिटी में हेल्प किया जा सकता है, ठीक है। सो आरआरबीज वर सेट अप विद अ व्यू टू डेवलप रूरल इकोनॉमी
by providing credit facilities, right, particularly to the small and marginal farmers, right, तो छोटे फार्मर्स की मदद के लिए, राइट, एग्रीकल्चर लेबरर्स की मदद के लिए, आर्टिजन्स की हेल्प के लिए, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प के लिए, राइट, क्रेडिट फैसिलिटीज क्रिएट करने के लिए इन बैंक्स को लाया गया. Now equity of RRBs was contributed by central government, the concerned state government and the sponsor bank in the proportion of 50:15:35. सिंपल फैक्ट्स हैं, ठीक है. जो मैंने आपको ये नंबर बताया 50:15:35, ये याद रखना है. देन द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल रेगुलेशन ओवर RRBs इज एक्सरसाइज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. समझिएगा, ड्यूअल रेगुलेशन है यहां पर. देयर इज ड्यूअल रेगुलेशन. दो तरह की बॉडीज प्रेजेंट है. ओवर आर्चिंग पावर्स है ना, मतलब जो टॉप मोस्ट बॉडी है हमारी RBI, उसके पास फाइनेंशियल रेगुलेशन की पावर है. सो फाइनेंशियली कौन रेगुलेट कर रहा है RRBs को? RBI. लेकिन सुपरवाइजरी पावर किसकी होगी? नाबार्ड की होगी. सो नाबार्ड इज गोइंग टू डायरेक्ट दीज बैंक्स एज टू व्हाट दे शुड डू, है ना. समय के साथ जैसे जैसे परिस्थितियां बदल रही होंगी तो नाबार्ड गाइड कर रहा होगा इन बैंक्स को कि देखिए उस सेक्टर में देइए, है ना, इस फसल जो है इसकी तरफ लोन जो है अपने जो है बढ़ाइए, इन फार्मर्स को अपने लोन बढ़ाइए, राइट. लेकिन जो ऊपर ओवर आर्चिंग जो हम कहते हैं फाइनेंशियल रेगुलेशन की पावर, वो RBI की ही रहेगी, ठीक है. सो फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल रेगुलेशन ओवर RRBs इज एक्सरसाइज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बट सुपरवाइजरी पावर्स जो है वो नाबार्ड को दी गई हैं. अब ऐसा नहीं है कि दो रेगुलेटर होने से अलग अलग कहानी होगी, नहीं सर, ऐसा नहीं. अब देखिए नाबार्ड जो है वो स्पेशलाइज करता है, वो अपने आप में एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है. उसे रूरल इकोनॉमी का ही नॉलेज होना चाहिए कि रूरल इकोनॉमी की नीड्स क्या हैं. अकॉर्डिंगली नीड्स को ध्यान में रख के डायरेक्शंस दे देगा, राइट. लेकिन फाइनेंशियल टर्म्स में सबसे ज़्यादा साउंड नॉलेज किसकी है, राइट. सबसे ज़्यादा जो डेटा कलेक्शन हो रहा है वो किसके पास हो रहा है, राइट. दैट इज विद RBI. सो RBI नोज, राइट, दैट वेयर अ बैंक कैन गो रॉन्ग फाइनेंशियली. तो फाइनेंशियल रेगुलेशन हमने RBI को दिया और सुपरवाइजरी पावर यहां पे नाबार्ड को दे दिया. प्रोमिनेंट एग्जांपल्स अगर देखें तो महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक है, राइट, जिसका स्पॉन्सर बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र. हिमाचल ग्रामीण बैंक स्पॉन्सर्ड बाय पंजाब नेशनल बैंक. मैं यहां पहला बैंक भी मेंशन करता हूं. द फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक दैट वाज ओपनड इन इंडिया वाज योर प्रथमा बैंक. ये था प्रथमा बैंक, प्रथमा, ठीक है. और ये खोला गया था मुरादाबाद जिले में. दिस वाज ओपनड इन द मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट इन 1975 इटसेल्फ. ऑर्डिनेंस के थ्रू पहले लेके आए थे, फिर बाद में एक्ट पास किया गया था RRBs को एक लीगल स्टेटस देने के लिए, ठीक है. गाइज नेक्स्ट है हमारे पास LABs, लोकल एरिया बैंक्स. सो लोकल एरिया बैंक्स दे वर कंसीव्ड एज लो कॉस्ट स्ट्रक्चर्स which will provide efficient and competitive financial intermediation services, है ना. आइडिया ऑब्जेक्टिव अभी भी वही है. पहले 75 में 70s में हमने कोशिश करी, राइट, फिर 90s में कोशिश करी, फिर उसके बाद हमने 2015 में कोशिश करी, ठीक है ना. सो आइडिया बार बार यही है that we want to push more and more of financial institution itself so that it can serve more and more of people nearby. ठीक. सो LABs को कंसीव किया गया कि अपने आप में लो कॉस्ट स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है, लो कॉस्ट स्ट्रक्चर होंगे, लेकिन एफिशिएंट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे. दे विल प्रोवाइड एफिशिएंट एंड कंपेटिटिव फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन सर्विसेज इन अ लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन कंप्राइजिंग ऑफ 3-4 कॉन्टिग्यूअस डिस्ट्रिक्ट्स. कॉन्टिग्यूअस डिस्ट्रिक्ट्स मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक. तो हो सकता है कि भाई हमारे पास इसमें जो है मान लीजिए ये दूसरी डिस्ट्रिक्ट हो गई, ये तीसरी डिस्ट्रिक्ट हो गई, राइट, ये हमारे पास चौथी डिस्ट्रिक्ट जुड़ गई. दिस इज माय 4th डिस्ट्रिक्ट, राइट. सो 1 2 3 4 करके मेरे पास 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ओके. आइडिया ये है दैट वन ऑफ देम इज गोइंग टू बी अर्बन एरियाज, राइट. तो कोई एक अर्बन एरिया को टच कर रहा है. मान लीजिए ये हमारा अर्बन हो गया, ठीक. अर्बन से क्या होगा? डिपॉजिट्स आएंगे, बैंक के पास पैसा आएगा, राइट. और बैंक वो उस पैसे को चैनलाइज कर सकता है बाकी बचे हुए 3 रूरल डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है. तो एक तरफ से सरप्लस आ रहा है, सरप्लस से डेफिसिट सेक्टर की तरफ पैसा फ्लो करा रहा है, वही करता है बैंक, राइट. सो दिस इज व्हाट द आइडिया ऑफ LAB वाज, that LABs will operate in contiguous districts primarily in rural and semi-urban areas, ठीक है, रूरल सेमी अर्बन एरियाज. तो ये जैसे सेमी अर्बन एरिया हो गया हमारा, राइट. सो लोकल एरिया बैंक स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1996
इट वॉज एनविसाज्ड एज अ ब्रिज, राइट। ये क्या करेगा, एक ब्रिज का काम करेगा। तो जो भी गैप्स होंगे क्रेडिट अवेलेबिलिटी में उनको ब्रिज कर देगा, राइट, उनको जो है कम करता चला जाएगा। सो दिस विल ब्रिज द गैप इन क्रेडिट अवेलेबिलिटी एंड विल स्ट्रेंथन द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज by mobilizing rural savings by local institutions and making them available for investments in local areas itself. LABs को जो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल है ना, इनके लिए जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट का क्लॉज रखा गया था, दैट वाज ₹5 करोड़. सो LABs आर रिक्वायर्ड टू हैव अ मिनिमम कैपिटल ऑफ ₹5 करोड़, 5 करोड़ रुपए मिनिमम कैपिटल होना चाहिए. गाइज नेक्स्ट है हमारे पास फॉरेन बैंक्स. So remember, foreign banks, they have been operating in India for more than a century and a half, right? मतलब भारत में अगर आप पहला बैंक देखें, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, राइट, 1776 में जो आया वो भी फ्रेंच के द्वारा ही खोला गया था, राइट. इट वाज ओपन्ड बाय अ फ्रेंच कंपनी कॉल्ड अलेक्जेंडर एंड कंपनी, ठीक है. ऑब्वियसली फ्रेंच को जो है बाहर खदेड़ दिया गया देश से ब्रिटिशर्स के द्वारा, सो ऑटोमेटिकली दैट बैंक क्लोज्ड अप, राइट. फिर ब्रिटिशर्स ने एस्टैब्लिश करे 3 बैंक्स अपने in the three port cities, Madras, Calcutta and Bombay, right? जहाँ से कंबाइन करके जो है इन तीनों बैंक्स को कंबाइन करके हमारे पास इंपीरियल बैंक बना. फिर वही इंपीरियल बैंक का नाम बदल के हम जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया. सो फॉरेन बैंक्स जो है कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है. इट इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट इन आवर इकोनॉमी. दे हैव बीन एग्जिस्टिंग इन आवर कंट्री फॉर मोर देन अ सेंचुरी एंड अ हाफ. फॉरेन बैंक्स आर परमिटेड टू ऑपरेट इन द कंट्री, राइट, आइदर एज ब्रांचेस, सो ब्रांचेस खोल सकते हैं अपने भारत में, और थ्रू होली ओन्ड सब्सिडरीज, WOS, मतलब पूर्ण तरीके से अपनी सब्सिडरी खोल सकते हैं, होली ओन्ड सब्सिडरीज. नाउ द परमिशन फॉर ऑपरेटिंग ऑफ ब्रांचेस बाय फॉरेन बैंक्स इन इंडिया इज गाइडेड बाय इंडियाज कमिटमेंट एट WTO. सो भारत ने जो WTO में कमिटमेंट दिया है कि हम फॉरेन बैंक्स को, फॉरेन प्लेयर्स को अलाउ करेंगे कंट्री में ऑपरेट करना, राइट, उसी के थ्रू जो है ये परमिशन ग्रांट की जाती है. एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो वी हैव बैंक ऑफ अमेरिका टुडे, सिटी बैंक, HSBC, ऑल दीज बैंक्स आर ऑपरेटिंग विद इन द कंट्री. गाइज नेक्स्ट वी हैव कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है. सो कोऑपरेटिव बैंक्स के केस में आपको थोड़ी बहुत बेसिक चीजें याद रखनी है, राइट. याद रखिएगा कोऑपरेटिव बैंक्स का जो जेनेसिस है वो जनरली सोसाइटी के फॉर्म में है. सो दे विल ओरिजिनेट इन द फॉर्म ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब जो आपसी सहयोग के लिए सोसाइटी हमने बनाई, राइट. फॉर एग्जांपल लेट्स से देयर इज अ कम्युनिटी ऑफ फार्मर्स. सो दिस फार्मिंग कम्युनिटी कम्स टुगेदर, 10-12 फैमिलीज कम टुगेदर, दे स्टार्ट डिपॉजिटिंग सम मनी, है ना. सारे के सारे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. किस लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि भाई अगर किसी को जरूरत पड़ती है किसी भी महीने वो विड्रॉ कर सकता है, राइट. सो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दी, इस सोसाइटी को रजिस्ट्रार और सोसाइटीज के पास रजिस्टर करा दिया एज अ सोसाइटी इटसेल्फ. सो एक लीगल स्टैट्यूट के थ्रू इसे बैक कर दिया, राइट. But over the period of time we understand that surplus amount with the society will start increasing. जो surpluses हैं वो बढ़ते चले जाएंगे. जैसे जैसे surplus बढ़ेगा वैसे वैसे cooperative bank की shape ले लेगा, right? It will start taking the shape of a cooperative bank. So cooperative banks they operate today in both urban as well as rural areas, ठीक है? And these banks they are registered under Cooperative Societies Act of 1912, ठीक है. बताया ना मैंने आपको कि शुरुआत कहां से हुई, कोऑपरेटिव सोसाइटी से हुई, बट धीरे धीरे जो है इन्होंने शेप ले ली किसकी, कोऑपरेटिव बैंक्स की. नाउ दीज आर बैंक्स व्हिच रन बाय इलेक्टेड मैनेजिंग कमिटी विद प्रोविजंस ऑफ मेंबर्स राइट्स एंड सेट ऑफ कम्युनली डेवलप्ड एंड अप्रूव्ड बायलॉज एंड अमेंडमेंट्स. यहां पर क्या है, इन बैंक्स को जो रन किया जाता है वो एक मैनेजिंग कमिटी के द्वारा रन किया जाता है, ठीक है. और ये बोर्ड अपॉइंट कौन करेगा, मेंबर्स ही अपॉइंट करेंगे, ठीक. और यही जो है बायलॉज लिखेगा, कम्युनली डेवलप मतलब सभी के सभी कंट्रीब्यूट करके उस बैंक के नियम और कायदे लिख रहे हैं, राइट, बायलॉज जिसे हम कहते हैं. सो दीज कोऑपरेटिव बैंक्स दे आर क्लासिफाइड इनटू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है. सो एक तो समझिए इसका रेगुलेटर RCS था, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है. प्रॉब्लम क्या हुआ, 2016, 17, 18, 19 ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी स्टार्टेड टू रियलाइज that these banks they have grown big in size and we found that these banks they were indulging in some malpractices. कुछ malpractices में भी indulge कर रहे थे, ठीक. सो रियलाइजेशन ये हुआ कि इनके ऊपर रेगुलेशन जो है वो बढ़ानी चाहिए, राइट. वी नीड टू इंक्रीज अ रेगुलेशन हियर, राइट. और खासकर जो आप कह सकते हैं जो
एकदम इमीडिएट कॉज बना, दैट बिकेम योर PMC, है ना, पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक क्राइसिस, ठीक है। सो ये जो कोऑपरेटिव बैंक था, यहाँ पर जब हमने इरेगुलरिटीज नोटिस करी, राइट, दिस फोर्स्ड RBI टू एक्चुअली टेक स्टेप्स अगेंस्ट कोऑपरेटिव बैंक्स इन ऑर्डर टू रेगुलेट देम, ठीक। सो उसको ध्यान में रखते हुए 2020 में कुछ अमेंडमेंट्स किए गए, राइट, सर्टेन अमेंडमेंट्स, सर्टेन चेंजेस वर मेड थ्रू विच RBI was given more powers of regulation with respect to cooperative banks in India. तो कोऑपरेटिव बैंक्स को रेगुलेट करने के लिए RBI ने अपने हाथ में और ज्यादा पावर्स मिली हैं, राइट, जिसके थ्रू RBI अब इन बैंक्स को रेगुलेट करता है। तो अगर मैं बिल्कुल क्लियरली इसको डिवाइड करना चाहूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बहुत क्लियर कट डिविजन किया गया है। सो आई कैन वेरी क्लियरली से व्हाट हैज हैपेंड एंड व्हाट इज नॉट हैपेंड इज, जो भी रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट था, ठीक है, वो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज वाला जो पार्ट था रेगुलेशन का, वो बरकरार रहेगा, दैट विल बी मेंटेन्ड एज स्टेटस को, राइट, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। लेकिन जितना भी फाइनेंशियल रेगुलेशन है, राइट, दैट पावर हैज कम अंडर RBI, ठीक है, ये पावर RBI के हाथ में ज्यादा यहां पर बढ़ा दी गई है, ठीक है। आप इसे कैटेगराइज करके देख सकते हैं, राइट, देयर आर 6 to 7 कैटेगरीज हियर अंडर विच अमेंडमेंट हैज इंक्रीज द पावर्स ऑफ RBI डायरेक्टली। गाइज, नेक्स्ट वी हैव स्पेशलाइज्ड और डिफरेंशिएटेड बैंक्स। हमारे पास जो अगला बैंक आता है कैटेगरी, दैट इज स्पेशलाइज्ड और डिफरेंशिएटेड बैंक्स। नाउ दीज बैंक्स दे वर recommended by Nachiket More Committee, right, in 2013-14 financial year. So Nachiket More Committee idea was that, see, we need to have certain specific type of banks, right, which can reach up to people which are still not included in the process of financial inclusion. तो ऐसे लोग जो अभी भी फाइनेंशियल इंक्लूजन की प्रक्रिया से बाहर रह गए हैं, इन तक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को पहुंचाने के लिए हम आज के जमाने की टेक्नोलॉजीज भी यूज कर सकते हैं, और साथ साथ, राइट, कुछ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ बैंक्स क्रिएट कर सकते हैं, कुछ स्पेशल फीचर्स के साथ बैंक क्रिएट कर सकते हैं, राइट, जिससे बैंक की कॉस्ट भी कम हो जाएगी, राइट। सो यहाँ पर दो तरह के एक्सपेरिमेंटल आप कह सकते हैं बैंक्स जो हैं वो लॉन्च किए गए थे, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी आती है हमारे पास पेमेंट बैंक्स की, एंड द सेकेंड स्पेशल डिफरेंशिएटेड बैंक्स इज योर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, ठीक है। सो दे आर सिंपली बेस्ड ऑन द recommendations of Nachiket More Committee, right, and the idea is to increase financial inclusion, promote more competition and bring in innovation to the banking products, ठीक है। इसमें सबसे पहला डिस्कस कर लेते हैं, लेट्स डिस्कस व्हाट आर SFB, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स क्या हैं, राइट। सो SFBs दे आर अ टाइप ऑफ नीश बैंक्स। इनको बेस्ट जो टर्म डिस्क्राइब करती है वो है नीश बैंक्स। आपने ये टर्म नीश एनकाउंटर किया होगा एनवायरमेंट इकोलॉजी में, राइट। जैसे हम कहते हैं दैट एवरी स्पीशी, राइट, इन एन इकोसिस्टम हैज अ नीश रोल। हर स्पीशी का, है ना, कार्निवोर्स हो, हर्बीवोर्स हो, कुछ भी हो, ग्रासलैंड्स की अगर हम बात करें, राइट, सो एवरी स्पीशी हैज सम पर्टिकुलर स्पेसिफिक रोल, राइट, हैज अ नीश रोल इन द एंटायर इकोसिस्टम। जैसे मैं कार्निवोर्स को अगर निकाल दूं पूरे इकोसिस्टम में से, जंगल इकोसिस्टम में से, तो क्या होगा, राइट, हर्बीवोर्स की संख्या बढ़ जाएगी। हर्बीवोर्स आर गोइंग टू फीड ऑन श्रब्स, ग्रासलैंड्स, खत्म कर देंगे इसे, राइट, तो डिजर्टिफिकेशन का प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, ठीक। अगर हम हर्बीवोर्स को निकाल दें तो क्या होगा, इफ आई रिमूव हर्बीवोर्स तो यहाँ पे ग्रीनरी बढ़ जाएगी, राइट, ग्रासलैंड्स एक्सपैंड करते चल जाएंगे, ग्रासेस टॉल होती चली जाएंगी, और कार्निवोर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं भाई। अगर हर्बीवोर्स ही नहीं है तो कार्निवोर्स कहां से जिंदा रह पाएंगे। तो आप समझिए कि हर स्पीशी का एक स्पेसिफिक रोल है, और उस रोल को परफॉर्म करता रहेगा तभी तक इकोसिस्टम सर्वाइव करेगा, राइट। तो यहां पर क्या है, राइट, व्हेन वी इमेजिन्ड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, राइट, वी विल क्रिएट दीज बैंक्स विद सम स्पेसिफिक रोल, है ना। नीश का मतलब विद सम स्पेसिफाइड रोल, जो कि डिपेंड करेगा इकोसिस्टम पे, है ना, मतलब सराउंडिंग्स पे। सो मान लीजिए कोई एक ऐसा एरिया है जहां पर केवल फार्मिंग कम्युनिटी है, राइट, ओनली फार्मिंग टाइप ऑफ एक्टिविटीज टेक प्लेस,
Now what is going to be the primary requirement that a bank needs to provide there? तो एक फार्मर को सोइंग टाइम पर लोन की आवश्यकता होगी, जब फसल बोनी है तब रिक्वायरमेंट है क्रेडिट की, जब हार्वेस्ट कर लेगा राइट उसके बाद वो पैसा चुका सकता है, यस और नो राइट। मार्केटिंग के लिए कई बार जो है मार्केट तक अपनी क्रॉप ले जाने के लिए, लॉजिस्टिकल के लिए कई बार एडिशनल मनी रिक्वायरमेंट हो राइट। तो दो टाइम पर फार्मर को पैसे की रिक्वायरमेंट है और एक टाइम पर फार्मर जो है वो पैसा चुकाएगा, दैट इज व्हाट आई कैन सी राइट। एक सोइंग के टाइम पर सेकेंड जब हार्वेस्ट करेगा तो लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट आ सकती है, कॉस्ट ऑफ मूविंग द क्रॉप फ्रॉम द फार्म टू द मार्केट, ठीक है। और हार्वेस्ट करने के बाद मतलब मार्केट में सेल ऑफ करने के बाद 20-25 दिन में पैसा लौटा देगा, ठीक। तो हमको यहाँ पर 2 बार तो उधार देने की आवश्यकता हो सकती है और 1 बार जो है रिटर्न की होगी। तो अगर हम एक ऐसा बैंक बना दें जो अपने आप में ये 3-4 सुविधाएं प्रोवाइड कर रहा हो राइट, ओनली दीज 3-4 फंक्शंस आर बीइंग प्रोवाइडेड एंड ऑल अदर फंक्शंस दैट यू सी आर नॉट अवेलेबल। फॉर एग्जांपल जैसे लॉकर की फैसिलिटी नहीं है, क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी नहीं है ना, मान लीजिए एटीएम की सुविधा नहीं है, कहने को बस आप समझिए राइट। अगर हम ये सारे बड़े खर्चे निकाल दें तो एक लो कॉस्ट स्ट्रक्चर बना सकते हैं राइट उस एरिया में जो बिल्कुल बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। स्टार्ट यहां से कर सकता है, फिर समय के साथ जैसे जैसे लोग आना शुरू होंगे, बैंक के पास पैसे जमा करना शुरू करेंगे, बैंक का कैपिटल बढ़ेगा, जैसे जैसे बैंक का कैपिटल बढ़ेगा वैसे वैसे बैंक अपनी सर्विसेज बढ़ाता चला जाएगा नीड के अकॉर्डिंग राइट। सो ये क्या है, दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट टू इनिशिएट, है ना। इनिशिएट लो लेवल पर करना राइट बेटर है, बैंक इसके लिए तैयार हो जाएंगे। बट इफ वी टेल द बैंक्स दैट यू नीड टू प्रोवाइड ऑल सेट्स ऑफ सर्विसेज फ्रॉम डे वन इन अ रूरल डिस्ट्रिक्ट वेयर यू विल फाइंड 1 or 2 कस्टमर्स इन अ डे, बैंक्स विल नेवर अग्री टू दैट राइट। तो आइडिया क्या था, है ना, नचिकेत मोर कमेटी का आइडिया ये था कि सर इनिशिएट यहां से करते हैं, बैंक्स को जब लगेगा कि बिजनेस आ रहा है तो ऑटोमेटिकली एक्सपैंड करते चले जाएंगे right. So small finance banks, they are aimed majorly towards financial inclusion by provision of savings vehicles and supply of credit to small business units, small and marginal farmers, micro small industries, unorganized sector entities, right. And they can use in technology here, so high technologies use करेंगे और low cost operations होंगे इनके। Now minimum paid up equity capital for SFBs was kept to be राइट ₹200 करोड़, ये रिवाइज्ड है, ठीक है। इनिशियली 100 करोड़ था, बाद में इसमें रिवीजन करके बढ़ा के इसे 200 करोड़ कर दिया गया। एलिजिबल कौन होगा राइट, हु इज गोइंग टू बी एलिजिबल टू बी अ प्रमोटर ऑफ द बैंक। सो एलिजिबल प्रमोटर्स के लिए द पर्सन हैज टू बी रेजिडेंट इंडिविजुअल इन द कंट्री राइट, भारत में रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए। ही शुड बी अ प्रोफेशनल विद 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर, तो बैंकिंग या फाइनेंस सेक्टर में 10 साल का प्रायर एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आर सब्जेक्ट टू ऑल प्रूडेंशियल नॉर्म्स, ठीक है, मतलब इन्हें भी CRR SLR सब मेंटेन करना पड़ेगा। सो वट एवर आर गोइंग टू बी द रेगुलेशंस ऑफ RBI एज एप्लीकेबल टू अदर कमर्शियल बैंक्स विल ऑल्सो बी एप्लीकेबल टू योर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। ये सभी रिक्वायरमेंट स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए भी एप्लीकेबल रहेंगी, ठीक है। So small finance banks are required to extend 75% of their adjusted net bank credit to sectors which are eligible for classification as priority sector lending by Reserve Bank. सिंपल शब्दों में कहें तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स इनके बढ़ा दिए गए हैं। कितना क्रेडिट एक्सटेंड करना है इन्हें, नॉट 40, नाउ दे हैव टू प्रोवाइड 75%, 75%, 75% of their adjusted net bank credit is to be provided to sectors eligible for priority sector itself. Then SFBs need to open at least 25% of their banking outlets in unbanked rural sectors. ठीक है, मतलब ऐसे एरियाज, रूरल एरियाज जहां पर अभी तक बैंकिंग आउटलेट्स नहीं है, वहां पर SFBs को 25% अपने बैंकिंग आउटलेट खोलने पड़ेंगे। Then at least 50% of its loan portfolio should constitute loans and advances of up to ₹25 lakh। मतलब छोटे लोन है ना, छोटे एडवांसेस, कम वैल्यू के एडवांसेस 50% से ज्यादा का लोन पोर्टफोलियो के फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूट करेंगे राइट। अब आप देखिए क्या हो रहा है, इससे रिस्क फैक्टर ऑटोमेटिकली SFB का कम हो जाएगा, है ना। SFB का रिस्क फैक्टर कम हो जाएगा, छोटे लोन्स की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, बड़े लोन्स NPAs में टर्न हो सकते हैं राइट, बट लेसर चांसेस ऑफ
स्मॉलर लोन्स टर्निंग इनटू एनपीएज, राइट, वो रिस्क भी कम है और बैंक उतना झेलने की कैपेसिटी भी रख सकता है ना. देन दे कैन इशू बोथ क्रेडिट एज वेल एज डेबिट कार्ड्स. दे कैन इशू बोथ क्रेडिट एज वेल एज डेबिट कार्ड्स. एग्जाम्पल्स देखें तो एग्जाम्पल्स में वी हैव उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जनलक्ष्मी स्मॉल फाइनेंस बैंक, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, राइट. तो आपके पास मल्टीपल हैं. सिंपल सा तरीका ये है, जब भी आप जा रहे हो देख रहे हो दाएं बाएं, राइट, सो इफ यू फाइंड SFB स्मॉल फाइनेंस बैंक रिटन आफ्टर द नेम, वो अपने आप समझ जाइए कि ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है. ठीक है. अभी रिसेंटली RBI ने इसकी कुछ गाइडलाइंस चेंज करी हैं. So what RBI has done really recently is RBI has gone for on-tap licensing of small finance bank. On-tap का मतलब ये होता है कि RBI पूरे साल भर एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट करेगा और ग्रांट करेगा लाइसेंस. RBI स्पेशली एप्लीकेशन ओपन नहीं करेगा. पहले क्या होता था कि सरकारी एजेंसी ओपन करती थी, टेंडर प्रक्रिया से बुलाती थी एप्लीकेशन आने के बाद अप्रूवल मिलता था. अब क्या है, ऑन टैप फैसिलिटी है. मतलब अगर आप चाहें, सारे कुछ कंडीशंस एलिजिबल अगर आप फुलफिल कर रहे हैं, आप सिंपली RBI को चिट्ठी भेजिए, आप बताइए, RBI को इंटीमेट करिए, इन्फॉर्म करिए कि सर वी वांट टू ओपन अ स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड RBI विल गारंटी द लाइसेंस इटसेल्फ. गाइस, नेक्स्ट है हमारे पास पेमेंट बैंक्स. पेमेंट बैंक्स क्या है? PB है ना. सो पेमेंट बैंक्स दे आर लाइक एनी अदर बैंक, बट दे विल ऑपरेट ऑन अ स्मॉलर स्केल एंड दे विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ क्रेडिट रिस्क. कोई क्रेडिट रिस्क नहीं होगा, स्मॉलर स्केल पर ऑपरेट करेंगे और साथ साथ टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करेंगे. कैसे? बिकॉज दीज बैंक्स आर नॉट गोइंग टू बी प्रेजेंट इन फिजिकल फॉर्म, है ना. आप इनकी कोई फिजिकल ब्रांचेस नहीं देखेंगे. आप सिंपली क्या देखेंगे कि ये एग्जिस्ट करेगा इन द पाम ऑफ योर हैंड ऑन अ स्मार्टफोन. ठीक है. तो आप स्मार्टफोन पर इस बैंक को एक्सेस कर सकते हैं अपने फिंगर टिप्स पे. So in simple words, it will carry most banking operations but will not give you loans or issue any kind of credit cards. It can accept demand deposits. Demand deposit accept कर सकता है, इसलिए डेबिट कम ATM कार्ड्स इशू कर देगा. ठीक है. It will offer remittance services, mobile payments, transfers, purchases and other banking services like ATM card, debit cards, net banking, third party fund transfer etc. But not credit card. ना तो ये आपको लोन देगा, ना ही आपको क्रेडिट कार्ड देगा. मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल कितना है? मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल इज ₹100 करोड़. ₹100 करोड़. ठीक है. पेमेंट बैंक्स will have to deposit the amount in the form of CRR. So इन बैंक्स को भी CRR मेंटेन करना है, राइट, with RBI as other commercial banks do. तो कमर्शियल बैंक्स की तरह इन्हें भी CRR उतना ही मेंटेन करना पड़ेगा जितना बाकी कमर्शियल बैंक्स को करना पड़ता है. ठीक है. उसमें कोई रियायत नहीं है, उसमें कोई भी इनके पास ब्रेक थ्रू नहीं है. देन पेमेंट बैंक्स दे विल हैव टू इन्वेस्ट अ मिनिमम ऑफ 75%. मतलब ये SLR की ही बात हो रही है, राइट. आप ध्यान से देखिए. सो पेमेंट बैंक्स दे विल हैव टू इन्वेस्ट अ मिनिमम ऑफ 75% ऑफ देयर नेट डिमांड डिपॉजिट्स. तो 75% कहां डिपॉजिट करना है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, राइट, विद मैच्योरिटी अप टू 1 ईयर. ये भी कंडीशन है, विद मैच्योरिटी अप टू 1 ईयर. एंड दे कैन होल्ड मैक्सिमम 25% ओनली. तो 25% होल्ड कर सकते हैं अपना करंट और फिक्स डिपॉजिट में, करंट अकाउंट्स में बाकी बैंकों के पास, या फिर फिक्स डिपॉजिट्स में विद अदर बैंक्स. करंट अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट विद अदर बैंक्स. मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक के पास जो है करंट अकाउंट में और फिक्स डिपॉजिट में मेंटेन कर लिया. क्यों मेंटेन करना है? सो दैट दे कैन यूज दिस मनी फॉर ऑपरेशनल पर्पसेस. ठीक. तो यहां से फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट आता रहेगा. ठीक. करंट अकाउंट में जैसे पैसा आता रहेगा उसे ऑपरेशनल पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं. मतलब जो देन लेन हो रही है, जो हमने पैसा डिपॉजिट किया है पेमेंट बैंक में, वो विड्रॉ भी तो करेंगे हम, राइट. सो ये उसके लिए इसको यूज कर सकते हैं ऑपरेशनल पर्पसेस के लिए. रिमेंबर वन मोर थिंग, पेमेंट बैंक्स, सबसे इंपॉर्टेंट, पेमेंट बैंक्स दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम नॉन रेजिडेंट इंडियंस. NRIs से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं. ठीक है. दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम NRIs, नॉन रेजिडेंट इंडियंस. एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल में हमारे पास आता है एयरटेल पेमेंट्स बैंक, we have Fino Payments Bank, we have NSDL Payments Bank, we have Paytm Payments Bank, है ना. अभी इस पर
कुछ कहानी चल रही थी, आरबीआई ने कुछ रोकथाम लगाई थी। फिर वी ऑल्सो हैव जियो पेमेंट्स बैंक। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो रहेगा दैट इज इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स, IPPB, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स। याद रखिएगा दिस इज 100% ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये कौन रन करता है? दिस इज रन बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। और आइडिया ये था, है ना, आइडिया ये था इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के पीछे कि भारत में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के पास हर गांव में, है ना, दूर दराज के इलाकों में वी हैव दी स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज पोस्ट ऑफिसेस। तो पोस्ट ऑफिसेस भी हैं, इनमें से कुछ सारे हमारे पास जो हैं वो पोस्ट ऑफिस बैंक्स के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। सो आइडिया वाज व्हाई नॉट यूज दी स्ट्रक्चर्स, क्यों ना इन्हीं इंस्टीट्यूशंस को यूज किया जाए अपने खुद के पोस्ट पेमेंट बैंक को प्रमोट करने के लिए। सो व्हाट यू विल फाइंड टुडे इज इफ यू गो टू अ रूरल एरिया यू विल फाइंड इन दैट पोस्ट ऑफिस पोस्टर्स ऑफ IPPB। वहां पर आपको पोस्टर्स नजर आएंगे IPPB के, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के, है ना। तो कस्टमर्स जिनके पास स्मार्टफोन है उनको इनकरेज कर रहे हैं कि सर आप अपना अकाउंट यहाँ खोल लो, है ना, और अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो, इजीली पैसे भेज सकते हो, मंगा सकते हो। यू कैन डू ऑल ऑफ दैट थ्रू दिस पेमेंट बैंक। नाउ गाइज व्हाट आई वांट यू टू डू इज, ठीक है, आई वांट यू टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लाइड, है ना। यहाँ पर लेफ्ट साइड में सब कुछ लिखा हुआ है। पेमेंट बैंक्स, कौन प्रमोटर हो सकता है पेमेंट बैंक्स का? कौन प्रमोटर हो सकता है? स्मॉल बैंक्स का। सो प्रीपेड कार्ड इशुअर्स, टेलीकॉम कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, सुपरमार्केट चेन, corporates, realty sector cooperatives, PSUs, all of them, they'd have the permission to open payments bank. They can be promoter. Small banks के केस में individual professionals with 10 years of experience in finance, microfinance, companies, local area banks, they can open small banks. क्या कर सकते हैं? What they must do, है ना, must do मतलब क्या क्या चीजें जो है इनको करनी ही पड़ेंगी। What they must do, so they need to have a minimum capital of ₹100 crore. इनको बढ़ा दिया गया, minimum capital of 200 crore. 75% of deposits in government bonds, 75% of loans to priority sectors, 25% of deposits in other banks in the form of current account deposits or fixed deposits. इनको 25% of branches खोलनी है अपनी unbanked areas में. Then they can get listed, they can have at least 26% investment by Indians. 26% इन्वेस्टमेंट जो है इंडियंस की हो सकती है, ठीक है, कम से कम, इससे ज्यादा चलेगी, राइट, बट कम से कम 26% जो है वो भारतीयों के द्वारा ओन किया जाना चाहिए, ठीक है। दे कैन गेट लिस्टेड इफ नेटवर्थ क्रॉसेस 500 crore and 25% of branches in unbanked areas be fully networked and technology driven and have ₹1 lakh cap for deposits in one single account. जबकि स्मॉल बैंक्स की बात करें तो दे विल हैव टू मेंटेन रिजर्व रिक्वायरमेंट, CRR, SLR also. Then cap loans to individuals and groups at 10% and 15% of their net worth. तो जब लोन दे रहे हैं तो 10 से 15% जो है नेटवर्थ का वो कैप लगा दी गई है, इंडिविजुअल के लिए 10 और ग्रुप के लिए 15%. Then they can have a business correspondent network also. ठीक है, अब what they can do, क्या कर सकते हैं? तो पेमेंट बैंक्स अपने आप में इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स भेज सकते हैं, इंश्योरेंस, पेंशन. They can offer bill payment services for customers. They can have ATMs and business correspondents, and they can function as a business correspondent of another bank also. Small banks की बात करें so they can sell forex to customers, they can sell mutual funds, insurance, pensions. They can convert into a fully fledged bank. ठीक है, तो कन्वर्ट भी कर सकते हैं into a full fledged bank. बताया था मैंने, आइडिया यही है कि अपने आप में बैंकिंग सर्विसेज बढ़ाते चले जाएं, ठीक है, and they can expand across the country also. Now what they can't do, क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ये क्रेडिट कार्ड्स इशू नहीं कर सकते, दे कैन नॉट ऑफर क्रेडिट कार्ड्स, दे कैन नॉट गिव अवे लोन्स, दे कैन नॉट हैंडल क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेज एंड दे कैन नॉट एक्सेप्ट NRI डिपॉजिट्स. ये क्या नहीं कर सकते? दे कैन नॉट एक्सटेंड लार्ज लोन्स, दे कैन नॉट फ्लोट सब्सिडरीज, दे कैन नॉट डील इन सोफिस्टिकेटेड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स. ठीक है जी, सो आप सिंपली इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, right, just take a simple screenshot of this and everything will become, your life will become much more easier. Guys, साथ साथ एक स्क्रीनशॉट इसका भी ले लो, ठीक है. सो मैंने ये टेबल मैंने ही बनाया है, राइट. सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सिंपली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. इसमें सारे के सारे बैंक जितने भी हैं सबको एक जगह पर ले जाके, राइट, सबका कैटेगराइजेशन कर दिया है कि SLR की रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल है, जहां पर है उसको यस 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 कर दिया, जहां पर CRR है वहां पर कर दिया, फिर
PCA फ्रेमवर्क के अंडर लाया जा सकता है या नहीं उस बैंक को, है ना। सो उसको स्पेसिफाई कर दिया। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स कितने रहेंगे वो स्पेसिफाई कर दिए। देन एनी काइंड ऑफ स्पेशल रिमार्क दैट वी हैव फॉर द बैंक एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस कितना अवेलेबल है, राइट, वो सारा हमने स्पेसिफाई कर दिया इस टेबल में। सो आप सिंपल इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं।